चलिए जी, आज की क्लास के अंदर हम लोग अपने एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं जो कि आज के ज़माने के अंदर एसबीआर के अटेम्प्ट्स के अंदर बड़ा कॉमन हो चुका है और एसबीआर के अटेम्प्ट्स के अंदर बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अपना अदा कर सकता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आज के टॉपिक के अंदर आपकी सिर्फ एग्जाम रेलेवेंस है, लेकिन इस टॉपिक की फॉर अकाउंटिंग प्रोफेशन रेलेवेंस बढ़ती चली जा रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक का नाम है आईएफआरएस फॉर एसएमईज, यानी आईएफआरएस फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड इंटरप्राइजेस। अच्छा देखिए, हम जब स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस की बात करते हैं ना, तो इसका स्कोप दुनिया के अंदर बढ़ता क्यों चला जा रहा है। देखिए, इन द रीसेंट टाइम्स ये देखा गया है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज टेकन टू बी वेरी कीन। अच्छा, अब दुनिया के अंदर क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप को बड़ा मतलब मानने चले हैं, तो मोर एंड मोर पीपल ट्राई टू ओपन देयर ओन बिजनेसेस, ट्राई टू सर्व देयर क्लाइंट्स, ट्राई टू मेक श्योर कि वो कुछ ना कुछ काम धंधा कर रहे होंगे। अब आज के जमाने के अंदर ना हो क्या रहा है कि ये स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस का स्कोप है ना, ये बहुत बढ़ता चला जा रहा है। आई मीन अगर पूरी दुनिया के अंदर आप वास्ट क्वांटिटी ऑफ बिजनेसेस की बात करें, मैं अभी साइज की बात नहीं कर रहा, मैं क्वांटिटी ऑफ बिजनेस की बात कर रहा हूं, तो वास्ट नंबर ऑफ बिजनेसेस आर ऑलरेडी स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस। अब आप देखिए ना, दुनिया के अंदर हो क्या रहा है। दुनिया के अंदर चंद बड़े बिजनेस हैं, चंद बड़े बिजनेस के चंद बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। उन चंद बड़े स्टेक होल्डर्स के लिए चंद बड़े अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं और उन चंद बड़े अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए चंद बड़े अकाउंटेंट्स हैं। तो ये समझ लो चंद 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 के ऊपर फोकस किया जा रहा है। और पास्ट के अंदर ये सही भी था। पास्ट के अंदर भाई ये ज्यादा स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस के ऊपर फोकस करना इस वजह से जरूरी नहीं था क्योंकि जनरली यहाँ पे कोई स्टीवर्डशिप का रोल ऐसा नजर नहीं आता था। यहाँ पे जो आपका ओनर होता था वही बिजनेस को मैनेज कर रहा होता था, या जो पार्टनर्स होते थे वही बिजनेस को मैनेज कर रहे होते थे। इतना ट्रांसपेरेंसी की, या इतना समझ लो, इतना क्लैरिटी की, इतना इंडिपेंडेंस की, इतना फेथफुल रिप्रेजेंटेशन की शायद रिक्वायरमेंट ना थी। लेकिन आज तो बड़ा कॉमन है। आज तो हर एरा गैरा नथु गैरा जब भी कोई छोटा मोटा बिजनेस खोलता है तो वो कंपनी बना देता है, और जैसे ही थोड़ा सा बिजनेस थोड़ा सा भी चलने लग जाता है तो अक्सर एक्सपर्ट्स को लाके उस बिजनेस के अंदर बिठा दिया जाता है। स्टीवर्डशिप रोल के अंदर एंट्री हो जाती है और बिजनेस किसी का होता है, मैनेज कोई और कर रहा होता है। प्लस आजकल बड़ा बिजनेस हो या छोटा बिजनेस हो, आपको बैंक के पास जाके अकाउंट खुलवाना ही खुलवाना है। जब आप बैंक के पास जाके अकाउंट खुलवाते हैं या फॉर एग्जाम्पल बैंक से आप लोन्स लेते हैं, तो बैंक आपके हिसाब किताब को देख के आपको लोन देता है। अब अगर हिसाब किताब ही सही मेंटेन ना हो रहा हो तो फिर आपको फाइनेंसिंग कैसे मिले। बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बड़े छोटे इदारों को का क्रेडिट रेट कर रही होती हैं। अब अगर आपके अकाउंट्स ही नहीं होंगे तो वो रेटिंग एजेंसी आपको रेट कैसे किया करेगी। तो खैर ऑल इन ऑल ये बात समझ में आती है कि जो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस हैं उनका एक्सपोजर टू एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स बढ़ता चला जा रहा है, एंड देयरफॉर इट वाज द नीड ऑफ द आवर कि हम लोग क्या इंट्रोड्यूस कर दें, आईएफआरएस फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस इंट्रोड्यूस कर दें। अच्छा, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आईएफआरएस फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस कोई नया टॉपिक नहीं है दुनिया के अंदर। ओरिजिनली ये जैसे 2009 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, फिर 2015 के अंदर इनको अपडेट कर दिया गया और बड़ी रिसेंटली 2019 ऑनवर्ड्स इसके ऊपर एक और काम किया जा रहा है कि इसको फर्दर रिफाइन करने का काम किया जा रहा है। तो 2009 से लेके 2019 तक कुछ रिविजन हुई हैं, और लेकिन ये 2009 से काम स्टार्ट हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये आजकल परसों तरसों की कहानी है, ये कहानी कुछ ऐसे से चल रही है। हाँ, क्योंकि आप पेस पकड़ चुकी है तो फिर आपके लिए और मेरे लिए समझना इसको जरूरी हो चुका है। अब सर आपने इतनी तमीज बांधी कि आईएफआरएस फॉर एसएमईज है, आईएफआरएस फॉर एसएमईज है, आईएफआरएस फॉर एसएमईज है, लेकिन सर सवाल सबसे पहले हमारा ये बनेगा, आईएफआरएस फॉर एसएमईज तो अपनी जगह, लेकिन ये एसएमईज हैं क्या? व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस? देखिए, स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस के नाम से ही ये झलक रहा है कि दीज आर दोज एंटिटीज दैट आर आइदर स्मॉल और आइदर मीडियम बट दे आर नॉट लार्ज। आई मीन कॉन्सेप्ट यही है, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस वो सारी एंटरप्राइजेस हैं जो कि लार्ज एंटरप्राइजेस नहीं है। लार्ज एंटरप्राइजेस बोले तो आप कह सकते हो वो एंटरप्राइजेस जो कि लिस्टेड होती हैं, वो एंटरप्राइजेस जिनका डेट या इक्विटी मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है, वो एंटरप्राइजेस जिनका बहुत सारे स्टेक होल्डर से सामना होता है, टैक्स, एससीसीपी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ से सामना होता है, शायद वो लार्ज एंटरप्राइजेस हैं। और उनके अलावा सारी एंटरप्राइजेस स्मॉल एंड मीडियम है।
तो शायद उन्हीं के बारे में बात है। आई मीन अगर बड़े जनरल टर्म्स के अंदर कैरेक्टराइज किया जाए तो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस के अंदर जनरली आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आती हैं। स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस क्या हैं? These are the firms that are likely to be unquoted या प्राइवेट कंपनीज। अनकोटेड का मतलब ये अनलिस्टेड हो गई, या तो ये अनलिस्टेड होंगी या तो ये प्राइवेट होंगी। आई मीन आपको पता है ना, पब्लिक कंपनीज भी अनलिस्टेड हो सकती हैं, पब्लिक कंपनीज भी अनलिस्टेड हो सकती हैं। तो या तो ये पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज होंगी या फॉर एग्जांपल प्राइवेट कंपनीज होंगी। देयरफॉर दे डू नॉट हैव पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। भाई एक कॉमन चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि देखी जाती है स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस के अंदर, वो ये है कि स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस आर जनरली स्मॉल प्राइवेट या अनकोटेड बिजनेसेस। सिंस दे आर स्मॉल प्राइवेट या अनकोटेड बिजनेसेस, उनका एक्सटर्नल स्टेक होल्डर से कोई वास्ता नहीं होता, उनकी कोई पब्लिक अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। तो क्योंकि उनकी कोई पब्लिक अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है तो कहा जाता है कि भाई उनके लिए एक सेपरेट सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना दिए जाएं। उनके लिए वो जो फुल आईएफआरएस हैं, वो जो कि नजर से ही ये बनाए गए हैं कि यार इनकी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी हो रही होगी, उनको उस कठिन मरहले से ना गुजारा जाए, ये ऑब्जेक्टिव होगा। तो खैर स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस क्या है? स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस हैं जो कि जनरली आर प्राइवेट या पब्लिक अनलिस्टेड और उनकी कोई पब्लिक अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। Generally, these businesses are owned by few individuals या typically या एक family group होगा। They produce general purpose financial statements। ये बड़ा important बात है, ये आपने एग्जाम के अंदर रेप्लिकेट करना है इन अल्फाजों को। स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस के अंदर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नजर ये आता है कि ये कोई स्पेसिफिक पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं इशू करते। ये फॉर एग्जांपल कोई इंश्योरेंस कंपनीज नहीं होती है जो कि इंश्योरेंस के स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरा उतर के अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश कर रही होंगी, या ये फॉर एग्जांपल कोई म्यूचुअल फंड नहीं होंगे जो कि म्यूचुअल फंड्स बैंकिंग के लॉस को अग्री करते हुए कोई जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू कर रहे होंगे। दे जनरली इशू अ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है ना, इसका कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं होता कि डेट होल्डर्स को देना है या इक्विटी होल्डर्स को देना है। जनरली ये जनरल पर्पस होती है। फॉर एग्जांपल ये कुछ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स की खातिर बनाई जाएगी। आपका अगर कोई साइलेंट ओनर है, आई मीन स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस के अंदर देखा जाएगा कि भाई साइलेंट ओनर्स होते हैं, पैसा किसी और का लगा हुआ होता है, काम कोई और कर रहा होता है। देखते हैं ना आप लोग, पैसा किसी और का लगा हुआ है, काम कोई और कर रहा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आप जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू कर देंगे, जनरल हिसाब किताब अपना इश्यू कर देंगे। एक छोटी सी इनकम स्टेटमेंट है, एक बैलेंस शीट है, एक स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब उसमें अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम्स वाली लॉजिक, अब उसके अंदर एक्चुअल गेन्स या लॉसेस वाली लॉजिक, अब ये सारी लॉजिक पर ज्यादती हो जाएगी। ये यू इशू जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट? आप अपने क्रेडिटर्स के लिए या रेटिंग एजेंसीज के लिए या फॉर एग्जांपल बैंक्स के लिए आप क्या करते हैं? अपनी जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करते हैं। तो शायद आप क्या कहला रहे होंगे? एसएमई। एसएमई क्या है? मेरी बात याद रखो, मेरे साथ याद कर लेना। एसएमई क्या है? एसएमई की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एसएमई के अंदर एक नॉर्मल खुसूसियात क्या पाई जाएगी कि ये स्मॉल होगी, प्राइवेट होगी या अनकोटेड होगी। ये जनरली स्मॉल नंबर ऑफ पीपल इसको ओन करते होंगे। तीसरा, अगर वो प्रोड्यूस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो वो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोड्यूस किया करेंगे, कोई स्पेसिफिक पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होगी, बस जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी। शायद तभी उनके लिए एक अलग सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहिए होते होंगे। क्लियर होती है बात? ये याद रखिएगा, ये तीन बातें। यू हैव टू लर्न दीज थ्री थिंग्स, राइट? वैसे अगर सच बात बोलूं ना, मैं अपने हैंडआउट के अंदर भी लिखी है, बिल्कुल सच बात बोलूं तो सच बात यह है कि देयर इज नो यूनिवर्सली अग्रीड डेफिनेशन ऑफ एन एसएमई। ये बात सच है। स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस की कोई यूनिवर्सली अग्रीड डेफिनेशन नहीं है। आई मीन बहुत सारी दुनिया के अंदर, यानी अक्रॉस द बॉर्डर्स, बहुत सारी दुनिया के अंदर जो भी एसएमईज की डेफिनेशन मानी गई है, अक्सर वो बेस्ड ऑन साइज मानी गई है। कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है। जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर आप एसएमई हैं तो आपको उस डेफिनेशन को मीट करना पड़ेगा जो कि टैक्स के लॉ में लिखी हुई है। टैक्स के लॉ में ना बड़ा क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है पाकिस्तान के टैक्स लॉ के अंदर। फॉर एग्जांपल मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं आइडिया दे रहा हूं कि स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस हैं जिनके 50 से कम एम्प्लॉय हो, जिनका टर्नओवर यानी सेल्स
3 मिलियन से कम हो यानी 30 लाख रुपए से कम हो, जिनका ऑथराइज शेयर कैपिटल फॉर एग्जांपल 1 मिलियन से ज्यादा ना हो, मैं ऐसी वैसी बात कह रहा हूं, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, तो ये ना हो। तो टैक्स लॉ के अंदर हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि विच एंटिटी इज अ स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज। बात समझ में आ रही है? अब जरूरी नहीं है कि सेम सेट ऑफ रूल्स यूएस के अंदर भी हो या इंडिया के अंदर भी हो या बांग्लादेश के अंदर भी हो या दुबई के अंदर भी हो। जनरली एवरी कंट्री हैव देयर ओन डेफिनेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस, क्योंकि ये एक रिलेटिव टर्म है। एक ऐसी कंट्री जिसके अंदर चंद बड़ी कंपनीज हैं, तो चंद बड़ी कंपनीज के अगेंस्ट तो तकरीबन हर कंपनी क्या पहुंच जाएगी भाई, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज। अगर कोई कंट्री है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, तो उनका एक डिफरेंट स्केल होगा किसी भी एंटिटी को स्मॉल या मीडियम कहने का। तो डिफरेंट कंट्रीज आर गोइंग टू हैव डिफरेंट लॉज। लेकिन ये बात कॉमन है कि ज्यादातर कंट्रीज के अंदर जो एसएमईज की डेफिनेशन पेश की जाती है ना, वो इन टर्म्स ऑफ साइज की जाती है। इन टर्म्स ऑफ साइज का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल कोई बोलेगा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, जैसे मैंने पाकिस्तान के अंदर बताया, कोई किसी के लॉ के अंदर लिखा हुआ होगा भाई नेट एसेट्स यानी इक्विटी इससे ज्यादा ना हो, जैसे कि मैंने आपको पाकिस्तान का बताया भाई 1 मिलियन से ज्यादा इक्विटी नहीं होनी चाहिए। या फॉर एग्जांपल एनुअल रेवेन्यूज इस लेवल से ज्यादा ना हो, 3 मिलियन से ज्यादा आपके एनुअल रेवेन्यू ना हो। ये जनरल है। ज्यादातर दुनिया के मुमालिक साइज की बेसिस पे डिटरमिन करते हैं कि कोई एंटिटी स्मॉल या मीडियम साइज एंटरप्राइज है या नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये साइज इज नॉट गोइंग टू बी कॉमन अक्रॉस ऑल बॉर्डर्स, you know, there may be some variation, there may be some variation, there may be some variation। क्लियर होती है बात ये? you know, जैसे मैंने आपको पहले इंट्रो के अंदर भी कहा, as vast majority of world companies are small and privately owned, and it could be argued that full IFRS standards are not relevant to their needs or to the needs of their users। देखिए, पहले आप अकाउंटेंट लोग अपना स्कोप डिसाइड करें। आप लोगों का स्कोप था क्या? हम अकाउंटेंट इसलिए बने थे क्योंकि कोई हमें बनाना चाहता था। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट इस वजह से थे क्योंकि हमें कोई बनाना चाहता था, हमारी बात के ऊपर कोई रिलाई करता था, वो रिलायंस चाहता था तो हम अकाउंटिंग करते थे, ऑडिट करते थे, वरना हमें कोई शौक थोड़ी था कि भाई खुद ब खुद अकाउंटेंट बन जाया करें। याद है ना आप लोगों को? अब वो कह रहे हैं कि भाई स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस के जनरली वो इंटरप्राइजेस खुद बहुत कॉम्प्लिकेटेड हिसाब किताब नहीं चाह रही होती, और ना उनके यूजर्स, ना उनके ओनर्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हिसाब किताब चाह रहे होते हैं। आई मीन उनके ओनर्स को बस परवाह इस बात से होती है कि यार हिसाब किताब कर लो, प्लस माइनस पूरा बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। यानी फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट के अंदर फाइनेंशियल पोजीशन क्या आ रही है, चंद रेशियोज निकाल के चेक कर लें। इनकम स्टेटमेंट के अंदर प्रॉफिट कितना आ रहा है, कितना हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स इक्विटी, वो सिर्फ सिंपल बातें देखना चाहते हैं। तो क्योंकि वो सिर्फ सिंपल बातें देखना चाहते हैं, तो उनकी यूजर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है कि दे डू नॉट वांट द एंटिटी, यूजर्स ही नहीं चाहते कि उनको फुल आईएफआरएस वाले डिस्क्लोजर मिला करें, तो फिर करें क्यों? ना एंटिटी चाहती है कि वो फुल आईएफआरएस फॉलो करे क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत डिटेल्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव हैसल बढ़ जाएगा उसके चक्कर में, और फिर बिजनेस को कंडक्ट करना भी उतना ही मुश्किल होगा। ना यूजर्स चाहते हैं कि यार हम फुल सेट ऑफ आईएफआरएस फॉलो किया करें, बिकॉज उसके अंदर जो डिस्क्लोजर दिया जाता है, भाई आईएफआरएस 7 का डिस्क्लोजर है, आईएफआरएस 7 का डिस्क्लोजर तबाही डिस्क्लोजर है। फिर आपने हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया, उसके अपने अपने 600 डिस्क्लोजर है। आज के जमाने में जो एंटिटीज फुल सेट ऑफ आईएफआरएस के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कम होती है, डिस्क्लोजर ज्यादा होता है, और इतना डिस्क्लोजर होता है, इतना डिस्क्लोजर होता है, इतना डिस्क्लोजर होता है कि अब कुछ बचता ही नहीं है कि यार डिस्क्लोजर दिया जाए। यानी देयर इज टू मच ऑफ लेस रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, ये कॉमन है। अब एसएमईज ये चाहती हैं कि भाई इतनी बेकार की इंफॉर्मेशन हमें ना दिया करें, हमारे लिए तो कुछ कम इंफॉर्मेशन देते हैं, इतनी इंफॉर्मेशन हो जो कि फेथफुली हालात और वाकयात को रिप्रेजेंट करने के लिए काफी हो। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। अब क्योंकि एसएमईज की अपनी चाहत है, एसएमईज की क्योंकि अपनी चाहत है कि उनको ब्रीफ या आप ऐसे समझ लें एक कंसाइज सेट ऑफ इंफॉर्मेशन मिला करे, एंड दैट इज व्हाई वी हैव क्रिएटेड सम SME specific accounting standard. That is why we have created some SME specific accounting standards. बोर्ड का भी यही कहना है ना, बोर्ड समझते हैं? जहां इस हैंडआउट के अंदर मैं बोर्ड का लफ्ज इस्तेमाल करूं तो इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड।
भाई कहते हैं अकॉर्डिंग टू द बोर्ड, अकॉर्डिंग टू द बोर्ड का मतलब आईएसबी, एसएमई स्टैंडर्ड्स, एसएमई की वजह से कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स निकाले गए हैं। एसएमई स्टैंडर्ड इज इंटेंडेड फॉर यूज बाय एंटिटीज दैट हैव नो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। आप ये बात समझ लें, हम इतनी बात कर रहे हैं कि एसएमईज के लिए लेस कॉम्प्लेक्सिटी कर दें, डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट्स कम कर दें, आसान अकाउंटिंग कर दें। अभी मैं आपको चल के बताऊंगा कि कितनी आसान अकाउंटिंग होती है इनकी, इनका फ्रेमवर्क भी आसान कर दिया, इनके लिए एसेट लायबिलिटी इक्विटी वगैरह की डेफिनेशंस छोटी कर ली, इनके लिए आधी से ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिस्क्लोजर हटा दिए, कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग हटा दी। अभी आप चल के पढ़ेंगे इनको ईपीएस रिपोर्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इनको इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इनको डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इनको हर साल इंपेयरमेंट, हर साल के तरीके से कुछ हद तक इंपेयरमेंट टेस्टिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यार ये तो मजे में बैठे हैं, ये मजे में हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये मजे हर एक के लिए नहीं है। बोर्ड की इंटेंशन ये है कि हम उन लोगों के लिए आसानी क्रिएट करेंगे जिनकी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिनके लिए पब्लिक अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यानी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी ना होने का मतलब क्या हुआ कि ये ऐसी एंटिटी है जिसका डेट या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आर नॉट पब्लिकली ट्रेडेड। अगर कोई ऐसी एंटिटी है जिसका डेट या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट पब्लिकली ट्रेड नहीं हो रहा, सिर्फ वही जाके आईएफआरएस फॉर एसएमई फॉलो करे। अब हर एक को फॉलो करने की इजाजत हम नहीं दिया करेंगे। और अगर कोई एंटिटी अपने एसएमई होने के नाते आईएफआरएस नहीं फॉलो करती बल्कि आईएफआरएस फॉर एसएमई फॉलो करती है, तो वो इस बात को भी सुन ले। इफ एन एंटिटी ऑप्ट्स टू यूज द एसएमई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, देखें अगर आप फुल सेट ऑफ आईएफआरएस के ऊपर जाना चाहते हैं तो बेझिझक चले जाइएगा। अगर आप फुल सेट ऑफ आईएफआरएस के ऊपर जाना चाहते हैं तो जी बेझिझक चले जाइएगा। लेकिन अगर आप खालिसतन आईएफआरएस फॉर एसएमई के ऊपर आना चाहते हैं, इफ एन एंटिटी ऑप्ट्स टू यूज द एसएमई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, it must follow the standard in its entirety। देखें दुनिया में टू टियर सिस्टम आ गया, बात समझ रहे हैं ना, दुनिया में टू टियर सिस्टम आ गया। एक क्या हो गया सिस्टम जो कि फुल आईएफआरएस है, एक क्या हो गया सिस्टम जो कि आईएफआरएस फॉर एसएमई है। अब हमने आपको ये बोला कि भैया या तो इधर चले जाओ या तो इधर चले जाओ। अब जो एंटिटीज आईएफआरएस फॉर एसएमई के अंदर आई, हम उनको चेतावनी दे रहे हैं, हम उनको खबरदार कर रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं कि अगर आप आईएफआरएस फॉर एसएमई के अंदर आए, अगर आप आईएफआरएस फॉर एसएमई के अंदर आए तो आपके ऊपर ये लाजिम होगा कि आपने सारे के सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है विद इट्स इंटायरिटी। क्या ये बात समझ में आती है? यू हैव टू फॉलो आईएफआरएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विद इट्स इंटायरिटी। कहते हैं इट कैन नॉट चेरी पिक बिटवीन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एसएमई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड दोस ऑफ फुल आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई रिक्वायरमेंट ऐसी है जो कि आपके पीएनएल को फायदा पहुंचाती है तो आपने थोड़ा सा फुल आईएफआरएस फॉलो कर लिया, और कहीं डिस्क्लोजर ना देना आपके मेहनत आपको कम मेहनत की बात करती है तो आपने वहां पे आईएफआरएस फॉर एसएमई फॉलो कर लिया। ये डुअल पॉलिसी नहीं चल सकती। आपको अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा और एक सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा, आइदर फुल आईएफआरएस या फिर आईएफआरएस फॉर एसएमईज। क्लियर होती है बात? ये डन। अच्छा, अब आपने ये सारी बातें समझ ली हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट डू यू हैव टू रिमेंबर? यू हैव टू लर्न दिस थिंग, आईएफआरएस फॉर एसएमई है क्या। फिर आपने दूसरी चीज जो पढ़नी है वो दूसरी चीज ये याद करनी है, सही है। और तीसरी चीज जो है वो तीसरी चीज आपने ये याद करनी है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना, अब वैसे तो एसबीआर लेवल के ऊपर ना अपने ऐसे सवाल एक्सपेक्ट नहीं करते भाई, सच बात है, अल्लाह माफ करे यार, मतलब मैं नहीं मानता ये। अब बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछेंगे, बहुत मुझे मैसेजेस भी आते हैं, अल्लाह माफ करे, कि सर ये जो हैंडआउट के अंदर जो आपने अल्फाज लिखे हैं सर ये डिट्टो कॉपी याद करने, या थोड़ा बहुत अपना भी मिला लो। अबे भाई मिला ले यार, मिला ले। आई मीन, इज दिस अ क्वेश्चन टू आस्क? भाई ये एग्जैक्ट वर्ड्स तो किसी का छाछा भी याद नहीं कर सकता भाई। मतलब मेजॉरिटी ऑफ दिस वर्ड्स आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट फॉर्मल सोर्सेज ऑफ आईएफआरएस।
तो याद तो नहीं कर सकते। इस लेवल के ऊपर ये कॉमन सेंस की बात होती है कि जब मैं आपको कहता हूं कि यार आपने ये लर्न करना है, तो लर्न करने का मतलब होता है आपने कॉन्सेप्ट पूरा लर्न कर लेना है, ऐसा कॉन्सेप्ट लर्न कर लेना है कि आप अपने अल्फाज के अंदर जाके भी रेप्लिकेट कर सके। देखिए ना, अल्लाह ना करे कोई बेकाम का एग्जाम थोड़ी है, ये बीकॉम का एग्जाम थोड़ी है कि भाई जैसी डेफिनेशन लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेंगे वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये भाई ये एसीसी का एग्जाम है यार, इसके अंदर आप चाइनीज भी लिखकर आएंगे ना, मैं बोलता हूँ उसमें भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ, इतने नहीं मिलेंगे कि आप पास हो जाओ, लेकिन मिलेंगे जरूर, मैं आपको बता रहा हूँ। तो यू हैव टू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग ना, उसकी बेस पे आपको इंशाल्लाह मार्क्स मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा सर, अपने को ये बात समझ में आती है, सर अपने को ये बात समझ में आती है कि फुल आईएफआरएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग हैं और आईएफआरएस फॉर एसएमईज अलग हैं। यानी आज हमें हमारी जिंदगी के अंदर एक नया पर्सपेक्टिव मिल गया। हमें तो नॉर्मल आईएफआरएस ही याद नहीं हो रहे थे, हमें तो नॉर्मल आईएफआरएस ही याद नहीं हो रहे थे। अब दुनिया के अंदर एक और चीज है जो कि आईएफआरएस फॉर एसएमई है, यानी देयर इज अ टू टियर सिस्टम। बड़े लोग ये फॉलो करें, छोटे लोग ये फॉलो करें, देयर इज अ टू टियर सिस्टम ऑफ फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ऐसे ही होना सर। सर अब सवाल ये है कि ये आपने दो सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लिया है, एक बड़ी कंपनीज के लिए, एक छोटी कंपनीज के लिए। क्या ये खुला तेजाद नहीं है? क्या क्या अमीर और गरीब के लिए जो बराबर के कानून होने की बात होती थी, क्या ये उसके अगेंस्ट नहीं है? क्या ये ज्यादती नहीं है कि कोई उसूल किसी के लिए हो और कोई उसूल किसी के लिए हो? क्या ये ज्यादती नहीं है? आई मीन चले ज्यादती है या नहीं है, लेकिन क्या इतनी डिस्टिंक्शन करने का कोई फायदा भी होगा? कोई फायदा भी होगा इतनी इतनी ज्यादा डिस्टिंक्शन करने का? आर देयर एनी बेनिफिट्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग separate accounting standards for small and medium sized enterprises? I believe yes. There are up to a certain level, there are certain benefits जो कि हमको मिले हैं by creating a separate set of IFRS for small and medium sized enterprises. देखिए क्या रीजंस हैं for applying this simplified version. देखिए, the SME standard is a self-contained set of accounting principle that are based on full IFRS standards. पहले तो आपको क्लैरिटी ये मिल जानी चाहिए कि जो आपके IFRS for SMEs है ना, ये IFRS for SME सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो हैं, लेकिन दे आर प्राइमरीली बेस्ड ऑन फुल IFRS। यानी जब जो आईएफआरएस फॉर एसएमईज की किताब है ना, उस किताब के अंदर आप बड़े आसानी से क्रॉस रेफर कर सकते हैं फुल आईएफआरएस वाली रिक्वायरमेंट्स को। यानी बेसिकली ये जो आईएफआरएस फॉर एसएमईज बनाए गए हैं ना, दिस इज अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द फुल आईएफआरएस। दिस इज अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द फुल आईएफआरएस। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू फील कि यार ये सिंप्लीफाइड वर्जन के अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो एन अकाउंटेंट कैन गो टू द फुल आईएफआरएस और वहां से जाके वो बात समझ लिया करेगा। इट इज अ सिंप्लीफाइड पोर्शन ऑफ द फुल आईएफआरएस। अब नाउ सिंस इट इज अ सिंप्लीफाइड पोर्शन ऑफ द फुल आईएफआरएस, इट हैज सम एडवांटेजेस। It has some advantages. पहला advantage, applying for the more simplified requirements of the IFRS for SMEs as compared to the full IFRS still results in fair presentation of financial position, performance and cash flows of the entity. हम कह रहे हैं कि IFRS for SMEs का फायदा क्या है? Since IFRS for SMEs are primarily an extract of the full IFRS. Since मैं बोल रहा हूं, ये एग्जाम लाइन आ गई, since IFRS for SMEs are basically extracted from the full IFRS and are rather a simplified version of the full IFRS, they still have a strong purview. They still have a strong they still have a strong purpose of presenting financial statements fairly. तो ऑल्दो कि हमने एक सेपरेट सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड निकाल दिया है आईएफआरएस फॉर एसएमई के नाम से, लेकिन फिर भी इससे फेयर प्रेजेंटेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेहतर है कि कोई ऐसी एंटिटी जो कि पहले कोई आईएफआरएस फॉलो नहीं करती थी, आप मेरी बात समझ रहे हैं, बहुत सारी स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस के ऊपर फुल आईएफआरएस तो अप्लाई होता ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बाय लॉ स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस के ऊपर फुल आईएफआरएस अप्लाई नहीं होता।
तो जो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस थी ना, वो अजीब सी अकाउंटिंग कर रही थी। वो टैक्स वालों को कुछ जमा करा रही थी, वो एससीसीपी को अगर जमा कराती थी तो कुछ जमा करा रही थी, वो अपने शेयर होल्डर को थी तो कुछ जमा करा रही थी। हर एक को ना अलग अलग सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग जमा कराई जा रही थी। कोई ऑडिट खुल जाए तो कुछ जमा होता था, कुछ हो जाए तो कुछ जमा होता था। अब अगर आप अपने लोकल लॉ के मुताबिक कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर रहे थे, तो कम से कम आईएफआरएस फॉर एसएमई फॉलो करने की वजह से, सिंस दे आर एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द फुल आईएफआरएस, फेयर प्रेजेंटेशन तो बढ़ेगी। तो माय पॉइंट इज, इट इज मच बेटर as compared to doing nothing. It is much better as compared to doing nothing. कुछ ना होने से कुछ होना बहुत ज्यादा बेहतर है, right? So it promotes fair presentation and that is the one advantage of IFRS for SMEs. फिर IFRS for SMEs are also internationally recognized. अगर सारी दुनिया के अंदर वो जो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस हैं, यानी फॉर एग्जांपल वो सोल ट्रेडर्स हो गए, या वो पार्टनरशिप्स हो गई, या वो प्राइवेट कंपनीज या पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज हो गई, अगर सारे के सारे लोग भी IFRS for SMEs को फॉलो करना स्टार्ट कर दें, तो इट हैज द एडवांटेज ऑफ बीइंग इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। तो फिर जैसे फुल IFRS के अंदर ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं कि IFRS तो हर कोई फॉलो करता है, हर बड़ी दुनिया की कंपनी IFRS फॉलो करती है, अगर हर छोटी कंपनी IFRS फॉर SME फॉलो करना स्टार्ट कर दे, तो फिर अगेन ग्लोबलाइजेशन हो जाएगी, फिर अगेन फेयर प्रेजेंटेशन और ग्लोबलाइजेशन हो जाएगी। इट IFRS फॉर SME हैज द एडवांटेज ऑफ बीइंग इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। क्लियर? फिर sometimes IFRS for SMEs is less onerous reporting requirements than local GAAP. लोकल गैप जो होते हैं ना, अक्सर वो बड़े ढीठ होते हैं। देखिए ना, आप सोचिए पाकिस्तान के अंदर एक लॉयर को, या एक पार्लियामेंटेरियन आपके पार्लियामेंटेरियन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई कि यार तुम एसएमईज की अकाउंटिंग कैसे हो, उसके लिए लॉ बनाओ। अब आपको पता है ना, जब कभी लॉयर्स या रेगुलेटर्स कोई रिक्वायरमेंट्स बनाते हैं तो बड़ी वो रिजिड रिक्वायरमेंट बनाते हैं, और ऐसी रिजिड रिक्वायरमेंट बना देंगे कि फॉर एग्जांपल लोग बोलेंगे कि यार इससे अच्छा तो फुल आईएफआरएस ही फॉलो कर लेते। तो आईएफआरएस फॉर एसएमईज जो है ना, वो बेसिकली एक ब्रिज है। आईएफआरएस फॉर एसएमईज बेसिकली एक ब्रिज है, यानी रेगुलेटर जो चाहता था, और फुल आईएफआरएस की जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, रेगुलेटर जो चाहता था कि यार कम से कम इतनी रिपोर्टिंग तो हो ही हो, वो सारे पकड़ लिए, और आईएफआरएस फुल आईएफआरएस की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी रिड्यूस कर दी, तो आईएफआरएस फॉर एसएमई बन गया। तो इन जनरल IFRS for SMEs are less onerous. Less onerous का मतलब they are less burdensome as compared to following either the full set of IFRS or the complete national requirements that a government or a regulator may impose. So गवर्नमेंट या रेगुलेटर जो होते हैं ना, वो बड़े प्रूडेंट होते हैं। वो तो बोलेंगे भाई हर चीज पीएनएल में डाल दो भाई आप तुम। अब भाई हर चीज पीएनएल में नहीं डाल सकते ना यार, मतलब ऐसा थोड़ी है। अगर हर एरा गहरा नथु गहरी चीज पीएनएल में डाल देंगे तो प्रॉफिट तो कभी आ ही नहीं सकता। और इतनी अब आप बोलेंगे हर चीज का डिस्क्लोजर दे दो, आपका रेगुलेटर बोल रहा है भाई हर चीज का डिस्क्लोजर दे दो। अबे भाई अगर हर चीज का ही डिस्क्लोजर देंगे तो फिर बिजनेस कब करेंगे? नहीं हो सकता ना। तो IFRS for SMEs basically, they are less onerous. They actually create a bridge between what IFRS feels कि यार this is fair presentation, with less complexity, the simplified version, and what national regulators want. So it is definitely less onerous as compared to what regulators could have asked for. अच्छा, ये मैं एक सेकंड में अब्दुल अजीज मान जवाब देता हूँ। अच्छा, फिर एक और बात क्या है, एक और बेनिफिट क्या है एसएमई को फॉलो करने का? इंप्रूवमेंट्स टू द रोबस्टनेस एंड क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ओवरऑल बहुत सारी स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस के अंदर हम ये देखते हैं कि स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस के ना अपने इतने अच्छे इंटरनल कंट्रोल्स नहीं होते। स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस के अंदर देखा गया है कि इतने अच्छे इंटरनल कंट्रोल्स नहीं होते, उनका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इतना अच्छा नहीं बना हुआ होता, उनके पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और सॉफ्टवेयर्स इतने अच्छे नहीं होते कि वो बड़ा कीन और बड़ा अच्छा हिसाब किताब रख रहे हो। यानी मैंने तो अक्सर खुद स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस के अंदर देखा है कि वो बैलेंसिंग फिगर की अकाउंटिंग करते हैं। भाई अब पूरे साल ना रसीदें संभाली, ना डेबिट क्रेडिट लेजर बनाए, ना कंट्रोल अकाउंट संभाले, ना बैंक रिकंसिलिएशंस प्रॉपर टाइम के ऊपर की, तो अब बहुत सारा अकाउंटिंग का डाटा तो आपने संभाला ही नहीं था। तो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस की क्योंकि कोई फॉर्मल
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इश्यू करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती ना, तो वो कभी भी अपनी पीछे की अकाउंटिंग को अच्छा नहीं करते। देखिए, अगर आपने फुल सेट ऑफ आईएफआरएस फॉलो करना हो ना, तो आपको पता है कि यार इतनी रिजिड रिक्वायरमेंट्स हैं आईएफआरएस की, ये भी डिस्क्लोजर करो, ये भी 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 करो। अब उसके लिए आपको अपने इंटरनल कंट्रोल्स और पीछे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रेमवर्क और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सेटअप बड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, ताकि वो वाली आईएफआरएस की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पाए। अब बहुत सारी कंपनी जो कि फुल सेट ऑफ आईएफआरएस फॉलो नहीं कर रही ना, वो बहुत बड़ी लीनियंट होती हैं अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, अपने हिसाब किताब को पुख्ता करने के अंदर। अब अगर उन्हीं सारी कंपनीज को आईएफआरएस फॉर एसएमईज के ऊपर लेकर आया जाए, तो सिंस कि चलो सही है, फुल आईएफआरएस नहीं लेकिन सिंप्लीफाइड वर्जन ही फॉलो किया जा रहा है, तो सिंप्लीफाइड वर्जन को फॉलो करने की ही खातिर कंपनीज अपनी क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीछे से बेहतर कर लेंगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेहतर करेंगी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बेहतर करेंगी, और अल्टीमेटली उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फेयर प्रेजेंट हो रही होंगी। तो इट एक्चुअली इट इनकरेजेस एंटिटीज टू डेवलप गुड accounting and finance departments. It encourages, if an entity follows IFRS for SMEs, they are bound to have good financial reporting framework with themselves. So it actually helps them. Clear बात सबको समझ में आती है? अब मुझसे मेरे एक दोस्त ने सवाल ये पूछा चैट बॉक्स के ऊपर कि भाई उसका कहना ये है कि यार सर ये बात समझ में आती है कि भाई IFRS for SMEs are going to be very much simplified, सही? तो अब बहुत सारी बड़ी कंपनीज भी यही चाहेंगी कि यार हम भी सिंप्लीफाइड आईएफआरएस को फॉलो कर लें, हम भी ये काम करते हैं ना, अब इतनी पंचायत क्यों वाले, हम भी आईएफआरएस फॉर एसएमई फॉलो करते हैं, हम एसएमई बन जाते हैं। देखो जरूरी नहीं है, एसएमई कोई होगा या नहीं होगा, जैसे मैंने अपनी पहली स्लाइड के अंदर बताया, एसएमई कोई होगा या नहीं होगा इस बात का ताल्लुक आपके नेशनल लॉ के साथ है। यानी नेशनल लॉ के अंदर ये डिफाइंड होगा कि कौन कौन एसएमई है, 50 लोगों वाली कंपनी या 500 लोगों वाली कंपनी या 3 मिलियन के टर्नओवर वाली कंपनी या 30 मिलियन के टर्नओवर वाली कंपनी, ये सब तो डिफाइंड होगा आपके लॉ के अंदर, ये तो डन है। तो ऐसा नहीं है कि ऑल्दो तुम्हारी बात सच है कि वैसे तो हर एंटिटी यही चाहेगी या अल्लाह मुझे भी स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस बना दे, क्योंकि बड़ी सिंप्लीफाइड अकाउंटिंग मुझे अभी करनी पड़ेगी, अभी हम देखेंगे कि क्या क्या फॉर एग्जांपल सिंप्लीफाइड है। लेकिन इतना आसान होगा नहीं हर कंपनी के लिए स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज होना, क्योंकि यहाँ पे बीच में लॉ आ जाएगा। मेरा जो कंसर्न है ना तुम्हारी बात से, वो एक और कंसर्न है। मेरा एक कंसर्न ये है कि मुझे जो डिसएडवांटेज भी थोड़ा सा लगता है आईएफआरएस फॉर एसएमईज के अंदर, वो ये कि फॉर एग्जांपल कोई एंटिटी है जो कि आज स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज है, लेकिन आज की स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज कल की लार्ज एंटरप्राइज बनती है और कल की मल्टीनेशनल कंपनी बनती है। तो जब कोई एंटिटी आज स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज है और कल को वो एक लार्ज एंटरप्राइज बन जाती है, तो ये ट्रांजिशन कैसे रहेगा? वैसे तो देखें, ट्रांजिशन कंपैरेटिवली आसान होगा अगर कोई कंट्री इंपोज नहीं करता और अगर कोई कंपनी आईएफआरएस फॉर एसएमई फॉलो नहीं करती, तो पहले तो वो लोकल गैप फॉलो कर रही थी। लोकल गैप से फुल आईएफआरएस के ऊपर जाना तो बहुत ही मुश्किल काम है। फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ आईएफआरएस, लोकल गैप से आईएफआरएस के ऊपर फुल आईएफआरएस के ऊपर जाना तो एक बहुत ही बड़ा काम है, वो तो बड़ी ट्रांजिशन। लेकिन सही है, कुछ ये बात सच है कि कुछ हद तक सपोर्ट मिलेगी कि अगर आप आईएफआरएस फॉर एसएमई को फॉलो कर रहे थे और फिर थोड़ा सा आगे चल के आपने फुल आईएफआरएस को फॉलो कर लिया, तो थोड़ा सा सपोर्ट तो आपको मिलेगी, लेकिन ये ट्रांजिशन मुश्किल ज्यादा होगा। तो अब्दुल अजीज, मेरा मेजर कंसर्न ये नहीं है कि कोई लार्ज एंटरप्राइज अगर आईएफआरएस फॉर एसएमई फॉलो करने की खातिर स्मॉल हो जाएगी। आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू हैपन। लेकिन जब स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज जब लार्ज हो जाएगी, तो वो ट्रांजिशन कैसे रहेगी सिंप्लीफाइड आईएफआरएस से फुल आईएफआरएस के ऊपर? नाउ दैट इज गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर मेनी ऑफ द एंटरप्राइजेस। राइट होगी बात ये। अब सर हमने इतनी बात करी कि आईएफआरएस फॉर एसएमई के अंदर ना सिंप्लीफाइड वर्जन है, सब कुछ आसान हो जाएगा, बड़ी कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बड़े मजे लगने वाले हैं कंपनीज के एज लॉन्ग एज को इसको अडॉप्ट कर लें। लेकिन सर आखिरकार ये मजे हैं क्या मजे हैं? तो भाई मजे हैं ना, सुने तो सही। across the board, across the whole IAS and IFRS, across the board there have been very much simplifications in a range of topics. सिंप्लीफिकेशन एक जगह नहीं, काफी जगह सिंप्लीफिकेशन की गई है, और उसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने कोट कर रहा हूं। देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यू डू नॉट नीड टू नो द फुल सेट ऑफ
IFRS फॉर एसएमईज, नो, आपका ये स्कोप नहीं है। आपको ये पता होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल आपको 2-4 सिंप्लीफिकेशंस याद हो, आप याद ना रट के ना जाएं, आप बस अपने दिमाग में 2 बार रीड करके चले जाएं। एग्जाम में जा रहे हैं ना तो 2 बार रीड करके चले जाएं कि यार एग्जाम्पल सर ने क्या-क्या बताई थी कि क्या-क्या सिंप्लीफिकेशंस हैं। आपको कभी भी एग्जामिनर ये नहीं बोलेगा कि यार मुझे A to Z सारी सिंप्लीफिकेशंस कोट करके दिखा दो, क्योंकि ये बेवकूफी है। बेवकूफी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, एग्जामिनर आपसे ये जरूर चाह सकता है कि फॉर ड्यूरिंग डिस्कशन आप 1-2 एग्जाम्पल्स कोट करके अपनी बात को स्ट्रॉन्ग कर लो। तो आई हैव गिवन यू सर्टेन अमाउंट ऑफ एग्जाम्पल, जिसके अंदर से अगर आप 2-3 भी याद करके जाओगे ना, 2-3 भी याद करके जाओगे तो आपको अपना आंसर ड्राफ्ट करने के अंदर बड़ी आसानी हो रही होगी। तो आप कम से कम 2-3 तो याद करें भाई। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने जो मैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ आईएफआरएस की रखूंगा वो ये हैं। फॉर एग्जांपल, नंबर 1 सिंप्लीफिकेशन, द एक्सपेंसिंग ऑफ ऑल इंटरनली इनकर्ड डेवलपमेंट कॉस्ट। आपको पता है ना हमारे आईएएस 38 में क्या है, हमारे आईएएस 38 में बड़ी रिक्वायरमेंट है, प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो, इंटेंशन टू कंप्लीट हो, रिसोर्स अवेलेबल हो, एबिलिटी टू यूज और सेल हो, टेक्निकल रिसोर्सेज अवेलेबल हो, एक्सपेंडिचर कैन बी मेजर रिलायबली हो। हमारा आईएएस 38 तो ये कहता है कि अगर कोई इंटरनली डेवलप्ड इंटेंजिबल एसेट बनने वाला हो तो उसको पायरेट के क्राइटेरिया से गुजारो, और जिस दिन से पायरेट का क्राइटेरिया मीट हो जाया करे उस दिन से कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कर दिया करो। कैपिटलाइजेशन हो जाए तो उसके बाद ये असेस किया करो कि इस एसेट की फाइनाइट लाइफ है या indefinite लाइफ है। अगर फाइनाइट लाइफ है तो अंडर द एब्सेंस ऑफ एनी अदर रीजनेबल मेथड यू फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ है तो फिर हर साल इंपेयरमेंट टेस्टिंग मैंडेटरी हो जाया करेगी। कितना काम बताया है हमको हमारे आईएएस 38 ने, ऐसा कुछ नहीं है एसएमईज के लिए। एसएमईज को बोला गया कि देखो बेटा, आपके पास बहुत बड़ा कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो भी नहीं सकता, आप अपने आप को देखो, आप अपनी हरकतों को देखो, बस आप यही समझो कि आपके लिए जो पैसा लग गया ना वो संक कॉस्ट है। आपके लिए जो पैसा लग गया वो संक कॉस्ट है। एंड देयरफॉर जो भी कोई इंटरनली डेवलप्ड इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर कॉस्ट ना, आप चुपचाप उसको एक्सपेंस आउट कर दिया करें। आप ये कैपिटलाइजेशन कर नहीं पाएंगे, छोड़ दें, आप छोड़ दिया। और क्या है, for example, there are no in IFRS for SMEs there are no requirements to classify and measure assets and liabilities as a disposal group held for sale। आपको पता है ना, ये IFRS 5 है एक आपकी जिंदगी में। IFRS 5 के अंदर नॉन करंट हेल्ड फॉर सेल्स और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के लिए अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं। एसएमईज के ऊपर IFRS 5 अप्लाई नहीं होता। They don't need to follow any of the requirements which are given under IFRS 5. You should know that। ये तो एग्जाम के अंदर भी बड़े आसानी से कोट कर सकते हैं कि the disclosure requirements under IFRS 5 are not applicable on small and medium sized enterprises या under IFRS for SMEs। फिर इसी तरह the amortization of intangible assets and goodwill over a period not exceeding 10 years if the useful life cannot be established reliably। आपको पता है ना, हमारे यहाँ जैसे हमारे यहाँ फुल IFRS के अंदर हमारे यहाँ गुडविल की कोई लाइफ होती है? अभी पढ़ा यार, अभी पढ़ा है। हमारे यहाँ गुडविल की कोई लाइफ होती है? नहीं। हमारे यहाँ ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई ऐसा इंटेंजिबल एसेट हो जिसकी इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ है? ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हमारे यहाँ गुडविल की लाइफ नहीं होती, इंटेंजिबल एसेट्स विद इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ होते हैं और उनके ऊपर हर साल इंपेयरमेंट टेस्टिंग मैंडेटरी है। दादा कल ही तो पढ़ा था, उनके लिए हर साल इंपेयरमेंट टेस्टिंग मैंडेटरी है। अब आईएसबी को ये लगा, यानी बोर्ड को ये लगा कि यार ये स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस कैसे करेंगी इंपेयरमेंट टेस्टिंग, इनके बस की बात ही नहीं है इंपेयरमेंट टेस्टिंग करना, क्योंकि इंपेयरमेंट टेस्टिंग करने में भी तो एक टाइम और कॉस्ट खर्च होती है। वो कैसे इतनी टाइम और कॉस्ट खर्च करेंगे, ये लोग नहीं कर सकते। तो इनको ना बाहर निकालो उस स्कोप से कि इनको हर साल इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी है। इनको बोलो भाई कुछ नहीं, आप गुडविल है ना आपके पास, आप गुडविल को 10 साल पे अमोर्टाइज कर लें, 10 साल से ज्यादा नहीं कर सकते, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 कर लें, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं। मैक्सिमम यूजफुल लाइफ गुडविल की क्या है आपके लिए? आप स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज है ना, आपके लिए मैक्सिमम गुडविल की यूजफुल लाइफ 10 साल है, चुपचाप बस।
आपके लिए कोई इंटेंजिबल एसेट विद इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ नहीं होता। अगर है तो उसको बस मैक्सिमम 10 साल के ऊपर आपने अमोर्टाइज करना होगा, उससे ज्यादा की आप लोगों को इजाजत नहीं है। और ये आप ही की खातिर कर रहे हैं, ये आप ही की खातिर कर रहे हैं, क्योंकि आप इंपेयरमेंट टेस्टिंग बर्दाश्त कर नहीं पाओगे। तो आप चुपचाप 10 साल के ऊपर ले लिया करें चीजों को। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है फुल आईएफआरएस और आईएफआरएस एसएमईज के दरमियान। फिर एक मिसाल, आपके ऊपर बोरोइंग कॉस्ट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं है। द एक्सपेंसिंग ऑफ ऑल बोरोइंग कॉस्ट, हमारे यहाँ तो IAS 23 है ना। अगर कोई क्वालिफाइंग एसेट की एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन के ऊपर कोई लोन लिया हुआ हो और उसके ऊपर कोई बोरोइंग कॉस्ट अराइज हो रही हो, तो सब्जेक्ट टू द फैक्ट के कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स मीट होती हैं, आप बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हैं अंडर IAS 23, या नहीं कर सकते, या नहीं कर सकते। तो आपके लिए कोई IAS 23 ही नहीं, मैं लिख देता हूं नो IAS 23। फिर कहते हैं भाई एक और सिंप्लीफिकेशन आपके लिए बड़ी रेलेवेंट जो है सिंप्लीफिकेशन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और सिंप्लीफिकेशन, a simplified calculation is allowed if measurement of defined benefit pension plan obligations involve undue cost or effort। आपके लिए, सिर्फ आपके लिए सर, सिर्फ आपके लिए ये प्राइस, सिर्फ आपके लिए, वैसे महंगा बिकता है बाजार में, लेकिन ये प्राइस सिर्फ आपके लिए। अगर कोई स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस कोई पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ऑफर करती है, तो उसके लिए सिंप्लीफाइड अकाउंटिंग फॉलो करने की इजाजत है। जैसे कि आप प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट मेथड फॉलो कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट मेथड क्या होता है? जो IAS 19 हमने पढ़ा है ना, वो प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट मेथड ही है। आपको पता है प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट मेथड का क्या मतलब है? मैं अपनी क्लास के अंदर IAS 19 के दौरान ये ऑलरेडी समझा चुका हूं। आप सोचें, मेरे पास कुछ एम्प्लॉइज हैं, सही है, मैंने उनको ये बोला कि भाई, फॉर एग्जाम्पल, आसानी के लिए कह रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ एम्प्लॉइज हैं जो कि 5 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, तो मुझे 5 साल बाद मैंने इनको एक्स अमाउंट पे करनी है। अच्छा, मोस्ट लाइकली ये एक्स अमाउंट कैलकुलेट कैसे होगी? मोस्ट लाइकली ये एक्स अमाउंट कैलकुलेट ऐसे होगी कि मैं उठाऊंगा मिसाल के तौर पे इनकी लास्ट सैलरी, और इनकी लास्ट सैलरी को मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ वर्क के साथ। क्लियर होती है बात? ये याद आ रहा है IAS 19 ना? मेरे कुछ एम्प्लॉइज हैं जो कि चंद साल बाद रिटायर होने वाले हैं, रिटायरमेंट के ऊपर मैं उनको कुछ पैसे दूंगा। जब कुछ पैसे दूंगा तो वो पैसे की जो अमाउंट बनेगी वो मिसाल के तौर पे ऐसे बनेगी कि लास्ट सैलरी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ वर्क। अब मैं अगर आपसे मिसाल के तौर पे ये सवाल पूछूं कि मुझे बताएं, मुझे अपनी बुक्स में ऑब्लिगेशन कितनी रिकॉर्ड करनी चाहिए, तो आप लोग IAS 19 के अंदर क्या बोलते थे कि भाई ऑब्लिगेशन रिकॉर्ड होगी प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स के अंदर, याद है ना? PVDVO रिकॉर्ड होगी ऑब्लिगेशन आपकी प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स के अंदर, आपको रिकॉर्ड करना था PVDVO, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। अच्छा, ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन आप रिकॉग्नाइज करेंगे, ये कितना रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? आप प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स के अंदर तो रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन उतना ही रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जितने ऑलरेडी नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ वर्क हैं। बात समझ में आती है? आप सब लोगों को ये बात मालूम है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी फ्यूचर की एक लाइबिलिटी है, तो उस फ्यूचर की लाइबिलिटी को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके आपने अपनी बुक्स के अंदर रिकॉग्नाइज करना है। लेकिन अ लाइबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स। तो अ लाइबिलिटी, सिंस अ लाइबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स, आप सिर्फ उतनी ही लाइबिलिटी अपनी बुक्स के अंदर आज बुक कर सकते हैं जितनी की ऑब्लिगेशन आपके ऊपर है, यानी जितने के ऑलरेडी नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ वर्क हैं। फॉर एग्जाम्पल आज तक एक एम्प्लॉई को आपके पास काम करते हुए एक भी साल नहीं गुजरा। आज तक एक एम्प्लॉई को आपके पास काम करते हुए एक भी साल नहीं गुजरा, ईयर 0 है ये। तो क्या कोई लाइबिलिटी आपकी बुक्स में बुक होगी? नो, आपकी बुक्स में कोई लाइबिलिटी अभी बुक नहीं हो सकती। सर हमें 5 साल बाद पे तो करना है, हाँ करना है, यू आर राइट।
वो हमारी फ्यूचर ऑब्लिगेशन है, हमें पे करना है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन अभी तो बोला अ लाइबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स। तो जरा सोचो, अभी ईयर 0 पे हो और तुम्हारे इस एम्प्लॉय ने एक दिन भी तुम्हारे पास काम नहीं किया हुआ, तो पास्ट इवेंट क्या है? पास्ट इवेंट क्या है तुम्हारे पास? अगर यही एम्प्लॉय आज ही छोड़ के चला जाए, आज ही छोड़ के चला जाए, आज ही ज्वाइन किया है और आज ही छोड़ के चला जाए, तो 1 रुपया भी इसको देना होगा? नो, यू आर नॉट प्रेजेंटली ऑब्लाइज्ड। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर 1 साल गुजर जाए तो, अगर 1 साल गुजर जाए तो अब्दुल अजीज मुझे बताओ, 1 साल गुजर जाएगा तो क्या होगा? क्या अब लाइबिलिटी हमें रिपोर्ट करनी है? क्या अब लाइबिलिटी हमें रिपोर्ट करनी है? यस, द आंसर इज यस। क्या अगर 2 साल गुजर जाएं तो क्या अब लाइबिलिटी हमें रिपोर्ट करनी है? यस, नाउ वी आर प्रेजेंटली ऑब्लाइज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स, वी आर प्रेजेंटली ऑब्लाइज्ड। यानी समझ में आया कि भाई जैसे जैसे आपका एम्प्लॉय, मेरी बात सुन रहे हो ना, जैसे जैसे आपका एम्प्लॉय हर साल आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उस हर साल की सर्विस प्रोविजन की वजह से आपकी लाइबिलिटी के अंदर इजाफा होता चला जाता है। जैसे जैसे आपका एम्प्लॉय आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे जैसे आपका एम्प्लॉय आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो हर साल उसकी सर्विस प्रोविजन की वजह से आपके ऊपर एक एडिशनल लाइबिलिटी क्रिएट होती चली जाती है। और इस एडिशनल लाइबिलिटी को इस हर साल की सर्विसेज की वजह से, हर साल की सर्विसेज की वजह से इस एडिशनल लाइबिलिटी को डैश कहा जाता है। बताएंगे जरा क्या कहा जाता है? डैश कहा जाता है। सबने पढ़ा हुआ है बेटा, क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हर साल सर्विसेज की वजह से कंपनी के ऊपर एक एडिशनल लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। इस हर साल के काम करने की वजह से जो एडिशनल लाइबिलिटी आपके ऊपर क्रिएट हो रही है, उसको क्या कहा जाता है? सब भूल गए? घटिया लोगों, एग्जाम में कैसे जाओगे? करंट सर्विस कॉस्ट। भूल गए क्या? करंट सर्विस कॉस्ट यार, करंट सर्विस कॉस्ट यही तो था। करंट सर्विस कॉस्ट के मायने क्या होते हैं? एवरी ईयर व्हेन एन एम्प्लॉय परफॉर्म सर्विसेज फॉर यू, you become more liable to pay him towards the end of his employment। आप सोचे ना, 1 साल काम करेगा तो यू आर लाइबल फॉर 1 साल, जब 1 साल और काम करेगा तो आप एक और साल के लिए लाइबल हो जाएंगे। यानी जरा सोचो, अगर मुझे ईयर 2 पे लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी हो तो मैं क्या करूंगा? प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय, यानी और स्पेसिफिक हो जाता हूं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैलरी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैलरी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्चुअल वर्क। यही हुआ ना? प्रेजेंट वैल्यू तो सैलरी की निकाली जाती है और फिर नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्चुअल वर्क से मल्टीप्लाई करके आप अपनी लाइबिलिटी रिपोर्ट करेंगे। यानी 2 सालों के अंदर सिर्फ 2 सालों तक की लाइबिलिटी रिपोर्ट हो सकती है, क्योंकि बाकी का तो पास्ट इवेंट हुआ ही नहीं ना। अभी जितना पास्ट इवेंट हो चुका है उतनी की ही लाइबिलिटी बुक हो सकती है। और इसी हर साल लाइबिलिटी बढ़ जाने को क्या कहा जाता था? करंट सर्विस कॉस्ट। और ये जो करंट सर्विस कॉस्ट की मेथोडोलॉजी है ना, कि आप अपनी बुक्स के अंदर पूरी की पूरी एक साथ लाइबिलिटी बुक ना करें, आप अपनी बुक्स के अंदर पूरी की पूरी लाइबिलिटी एक साथ बुक ना करें, बल्कि एज एंड व्हेन जैसे जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती चली जाए, वैसे वैसे हर यूनिट के ऊपर या हर ईयर के ऊपर आप अपनी लाइबिलिटी को इंक्रीज किया करें। दिस मेथड इज नोन एज प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट मेथड। यानी इन शॉर्ट जो भी हम पढ़ते हैं IAS 19 के अंदर, वो प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट मेथड है। मुझे बताएं, बात समझ में आ रही है आपको? मुझे पहले इस पॉइंट के ऊपर बताएं, क्योंकि अभी इसके ऊपर मैं एक सवाल भी कराऊंगा, तो मुझे बताएं ये वाली बात सब लोगों को समझ में आती है? IFRS फॉर एसएमईज को इस बात की इजाजत है कि वो प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट मेथड को फॉलो किया करें। हाँ, इसके अंदर चंद आसानियां आपके पास होंगी, चंद आसानियां आपके पास, मिसाल के तौर पे प्रॉपर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ईज डाउन कर देंगे। अभी चल के मैं आपको बताऊंगा डिस्काउंट रेट्स की या कुछ रिकग्निशन के क्राइटेरियाज आपके ऊपर आसान कर देंगे। लेकिन यस, यू हैव टू फॉलो IAS 19 अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, सिंप्लीफिकेशन के साथ, लेकिन करना जरूर है। मुझे बताएं, सब लोग इतनी बड़ी आवाम क्लास के अंदर बैठी हुई है, जब तक सब लोग जवाब नहीं देंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सब लोगों को बात समझ में आती है? करंट सर्विस कॉस्ट रिकॉल होता है क्या था? अभी पेपर में भी आएगा ये, सब लोगों को याद आना चाहिए। सब लोग
बेटा पकड़ पकड़ के मारूंगा अगर सब लोग जवाब नहीं देंगे, मैं बता रहा हूँ, मैं D2 में आगे ही नहीं बढ़ूंगा। गुड, वेरी गुड। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि व्हाट आर दी सिंप्लीफिकेशंस दैट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड अंडर IAS 19 ना। तो वन सिंप्लीफिकेशन आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यार डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स इतनी स्ट्रिंजेंट नहीं है। एक मिसाल के तौर पे सिंप्लीफिकेशन ये भी है कि वो याद है एक्चुरियल गेन्स या लॉसेस होते थे, एक्चुरियल गेन्स या लॉसेस, हाँ वो ही, अरे जो एस्टिमेशन के फर्क थे, जो एक्चुरियल गेन्स या लॉसेस होते थे, वो एक्चुरियल गेन्स या लॉसेस हमारे IAS 19 के मुताबिक अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर जाते थे। इनके क्या है, दे आर इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड इन P&L। हमारे तो अजीब सा लूप था ना, वो जो एक्चुरियल गेन्स और लॉसेस आएंगे वो OCI के अंदर जाएंगे, OCI के अंदर जाएंगे, OCI के अंदर जाएंगे, कभी फ्यूचर के अंदर जाके कुछ OCI का सामान कभी P&L के अंदर भी चला जाता है। बड़ी बड़ी रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे यहाँ, इनके ऐसा नहीं है। IFRS फॉर SMEs के अंदर आसानी क्या है कि भाई चुपचाप एक्चुरियल गेन या लॉस अगर कोई आता है ना, चुपचाप P&L में ले जाओ, तुम लोगों से ये OCI के चक्कर बर्दाश्त हो ना पाएंगे, आसानी है। फिर the cost model is permitted for investment in associates and joint ventures। आपको याद होगा कि IAS 28 होता है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स के बारे में, मैं सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूं। आपको याद होगा कि IAS 28 होता है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स के बारे में, जिसके अंदर इक्विटी मेथड अकाउंटिंग फॉलो की जाती है। इक्विटी मेथड अकाउंटिंग, भाई बिल्कुल एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा तो दैट्स फाइन, लेकिन कुछ कुछ सुन रहे हो। इक्विटी मेथड अकाउंटिंग फॉलो की जाती थी फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, जिसके अंदर हम सबसे पहले लेते थे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ए कंपनी, इसके अंदर शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ OCI ऐड कर देते थे, डिस्ट्रीब्यूशंस रिसीव्ड को लेस कर दिया करते थे, इम्पेयरमेंट और इंट्रा पार्टी ट्रांजैक्शंस को लेस कर दिया करते थे। हमारे पास एक फाइनल फिगर आया करती थी, कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कंपनी। So under IAS 28 we had to do some sort of accounting for associates। कहने का मकसद क्या है, under IAS 28 we had to do some sort of accounting for investment in associates, but they are exempt for in SMEs। SMEs don't have to do, they don't have to do any accounting in for associates। उनके लिए simplified version क्या है, आप cost model इस्तेमाल करें। दादा नहीं हो, आपसे हो ही नहीं सकता, आप हो ही छोटे मोटे भाई, आप छोड़ो बाबा, आप सिर्फ कॉस्ट मॉडल फॉलो करो यार, सही है भाई। फिर देयर आर नो रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंटरिम रिपोर्टिंग IAS 34 और IAS 33। इनको EPS रिपोर्ट ही नहीं करना, आई मीन रिपोर्ट करें ना करें, इनके ऊपर IAS 33 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई बोनस इशू, राइट इशू, डाइल्यूटेड EPS कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जाओ सिमरन, जी लो अपनी जिंदगी, आप ऐश करो, ये है इनके। फिर देयर आर वेरी लेस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। एक आर्टिकल के अंदर मैंने पढ़ा एटलीस्ट देयर आर 90% लेस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। कैन यू इमेजिन कि हमने उनके लिए क्या कर दिया है। बल्कि सबसे बड़ी बात यही तो की है, आपके लिए डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा नहीं है, मिनिमम डिस्क्लोजर्स आपने देने, क्योंकि आप तो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना, आप कोई स्पेसिफिक पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ी बना रहे हैं कि आपका कोई पब्लिक इंटरेस्ट हो, या फॉर एग्जांपल आपको कोई पब्लिक ड्यूटी हो, आपकी तरफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी हो, ऐसा नहीं। तो आप सीधा चलो भाई, आप सॉफ्ट खुशबू चले, आपको कोई जरूरत ही नहीं है बहुत ज्यादा टेक्निकल काम करने की। क्लियर है आप लोगों को बात। मुझे सब लोग बताएं कि क्या ये सिंप्लीफिकेशंस अंडर IFRS आपको समझ में आती हैं। आप लोगों ने मेक श्योर करना है, वैसे तो मैं 2 से 3 कह रहा था बल्कि, लेकिन सेफ साइड पे बोलूंगा 3 और 4 याद कर लें। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, बच्चों जैसी बात नहीं पूछना। तो याद करने का मतलब ये नहीं होता कि डिट्टो कॉपी लफ्जों के मुताबिक याद कर लें। अब बड़े हो गए, हमने बड़ों के सवाल पूछने, तो आप लोगों ने लगभग याद रख लेना है। बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होती, IFRS 5 एप्लीकेबल नहीं होता, कॉस्ट मॉडल फॉर इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट्स हो सकता है, एक्चुअल गेन्स या लॉसेस P&L में चले जाएंगे। ऐसी चीजी चीजें याद रखनी है, आसान चीजें, ताकि एग्जाम के अंदर रेप्लिकेट कर सके, अपना आंसर बना सके। अब सवाल इकरा का बड़ा लेजिट सवाल है इकरा का। इकरा ने पूछा, सर इतनी आसानी कर दी है, मतलब इतनी आसानी कर दी, तो साला ये फेयर रिप्रेजेंटेशन कैसे रही। बड़ा टेक्निकल और अच्छा सवाल पूछा है। दिस इज द लेवल ऑफ सवाल दैट यू शुड हैव आस्क्ड। वो कह रही है यार सर अजीब सी बात है, मतलब अजीब सी बात है, मतलब
आपने ये नहीं करना, आपने ये नहीं करना, आपने ये नहीं करना, आपने बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करनी, आपने कॉस्ट मॉडल फॉलो करना है, आपने ईपीएस नहीं रिपोर्ट करना, आपने कुछ करना ही नहीं है, आपने लगभग 90% लेस डिस्क्लोजर देना है। तो सर साला ये फेयर रिप्रेजेंटेशन कैसे हुई? आई मीन ये तो मामू बना रहे हैं हमको मिलके यार। एक्चुअली यस इकरा, दुनिया में बहुत सारे लोगों का आर्ग्यूमेंट यही है। Which brings me to the point कि what are the arguments against IFRS for SMEs? आपकी बात बिल्कुल लॉजिक है भाई। आधी से ज्यादा चीजें तो उनकी हटा दी, फिर कह रहे हैं ये फेयर रिप्रेजेंटेशन भी होगी। तो क्या ये खुला तजाद नहीं है? क्या ये गलत नहीं है? भाई आप सही कह रहे हो दादा, आप सही कह रहे हो यार, ये गलत है, ये गलत है। लेकिन हम देखिए हर चीज का एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड है। नेगेटिव साइड यस वी आर गोइंग टू डिस्कस। लोगों ने, जो लोग आर्ग्यूमेंट इन फेवर देते हैं, उन लोगों ने ये बोला कि यार या तो एंटिटीज लोकल गैप फॉलो करेंगी। अच्छा, लोकल गैप में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, वो ग्लोबली कंपैरेबल नहीं होते, उनकी अंडरस्टैंडेबिलिटी का मसला होता है, उसमें मार्जिन फॉर इंटरप्रिटेशन होती है। आप लोकल लॉ को कैसे पढ़ें और मैं लोकल लॉ को कैसे पढ़ूं, इसमें फर्क हो सकता है। तो जो आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ आईएफआरएस फॉर एसएमई देते हैं ना, वो ये कहते हैं यार कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। लेकिन डेफिनेटली देयर आर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट आईएफआरएस फॉर एसएमईज, एंड दैट इज व्हाई आज के, यानी मैंने आपको बताया 2019 ऑनवर्ड्स इसके अंदर रिवीजन की बातें चल रही हैं। और ये रिवीजन की बातें चली इस वजह से रही हैं बिकॉज बहुत सारे लोगों का आर्ग्यूमेंट ये है कि यार आपने सब तो हटा दिया इनके पास से, तो जब आपने सब हटा दिया इनके पास से, तो यार इनके पास बचा क्या है? ये फेयर रिप्रेजेंटेशन करेंगे कैसे? तो प्रॉब्लम तो है भाई, कुछ तो देखो। यानी मेनी पीपल हैव गिवन सो मच अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स एज वेल। क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट है? दिस इज ऑल्सो गोइंग टू कम इन पेपर। टू बी and have been, to be and have been tested in exam। ये टेस्ट होगा भी और हो चुका भी है। to be and have been tested in SBR एग्जाम। क्लियर? क्या कहते हैं भाई? SMEs में नॉट नो अबाउट द सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस अवेलेबल। फाइनेंसेस जनरली इनके लिए मुश्किल होता है रेस करना। अब आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट क्या क्या हैं IFRS फॉर SME के लिए? पहला आर्ग्यूमेंट, SMEs have access to all relevant information while investors will lack much of the relevant information। भाई आर्ग्यूमेंट है, बोला गया। एक बात बताओ, अगर मैं डिस्पर्शन की बात करूं, डिस्पर्शन, तो मुझे जरा लॉजिकली सोच के बताएं, ज्यादा नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यानी वाइड वेराइटी ऑफ शेयर होल्डर्स या लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स लार्ज कंपनीज में होते हैं या स्मॉल कंपनीज में होते हैं? आई मीन स्मॉल कंपनीज के अंदर द रिस्क इज डाइवर्सिफाइड, सॉरी लार्ज कंपनीज के अंदर द रिस्क इज डाइवर्सिफाइड, द रिस्क इज स्प्रेड। एक बड़ी कंपनी होती है ना अब्दुल अजीज, तो इस बड़ी कंपनी के अंदर हजारों लाखों शेयर होल्डर होता है, हजारों लाखों शेयर होल्डर होता है, तो सबके दरमियान रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। लेकिन आप एक स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज की बात करें ना, तो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज हैज स्मॉल इक्विटी, और उस स्मॉल इक्विटी की वजह से उसके स्मॉल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स होंगे, छोटी तादाद के छोटे शेयर होल्डर होंगे। अच्छा, इन बेचारे छोटी तादाद के छोटे शेयर होल्डर्स को वो सारी नॉलेज नहीं होगी जो कि इनके डायरेक्टर्स को है। अब आपने क्या किया? आपने इनके लिए लेस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स कर दी। आपने इनके लिए क्या किया कि आपने इनके लिए एक सिंप्लीफाइड आईएफआरएस लॉन्च कर दिया। तो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट आईएफआरएस फॉर एसएमईज कि यार फिर इसका मतलब तो डायरेक्टर्स के लिए ज्यादा आसान होगा एसएमईज के अंदर अपने शेयर होल्डर्स को मामू बनाना। भाई लार्ज कंपनीज के अंदर तो या तो ये वाला शेयर होल्डर पकड़ लेगा, या तो ये वाला शेयर होल्डर पकड़ लेगा, या ये वाला शेयर होल्डर पकड़ लेगा। लार्ज कंपनीज के अंदर आपके रेगुलेटर के ऑडिट्स बहुत हो रहे होते हैं, ऑडिटर का ऑडिट बहुत हो रहा होता है, बट ये सारी चीजें स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस के अंदर कहां होती हैं? स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस के अंदर अगर कोई शार्प डायरेक्टर बैठा हुआ हो ना, अगर कोई शार्प डायरेक्टर बैठा हुआ होगा तो उसके लिए बहुत आसान है अपने ओनर को मामू बनाना।
और यहाँ पे ये हो सकता है, क्योंकि देखो ना, मेरे ओनर को तो जानकारी ही नहीं है कि ये बिजनेस चलता कैसे है, वो तो सिर्फ पैसा लगा के बैठा हुआ है। आई कैन ऑब्वियसली कंफ्यूज हिम, आई हैव मोर इन्फॉर्मेशन, ही डजंट हैव इन्फॉर्मेशन। ये फेयर रिप्रेजेंटेशन होगी कैसे? आर्ग्यूमेंट दिया लोगों ने भाई, दिया। कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट क्या था कि भाई कुछ ना होने से भाई कुछ होना बेहतर है, और कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि भाई कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। लेकिन आप जब ट्रू इंफॉर्मेशन दोगे ही नहीं अपने शेयर होल्डर को, तो क्या ये ज्यादती नहीं है? क्या ये ज्यादती नहीं है? और कल को अगर कोई फ्रॉड हो गया, अगर कल को कोई मसला हो गया, तो सब लोग आईएसबी के ऊपर चढ़ जाएंगे, सब लोग आईएसबी के ऊपर चढ़ जाएंगे और बोलेंगे देखिए आपके आईएफआरएस के होते हुए भी फ्रॉड हो गया, प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं हुआ, वो अलग फंसेंगे हम लोग। तो भाई कह रहे हैं प्रॉब्लम तो है, कह रहे हैं प्रॉब्लम तो है तो है भाई। अच्छा, आगे बढ़ते। फिर देयर विल बी इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री का मतलब समझते हैं आप लोग? इंफॉर्मेशन एसिमेट्री का क्या मतलब है? देखिए, एसिमेट्री का मतलब होता है लैक ऑफ समथिंग, तो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री का मतलब क्या हुआ? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आप जरा सोचे ना, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होगी तो सही, 90% लेस डिस्क्लोजर्स यू आर गिविंग, सारी बातें आप बता नहीं रहे, आधी से ज्यादा अकाउंटिंग आप कर नहीं रहे, तो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री तो होगी। तो कह रहे हैं दिस इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, क्योंकि क्योंकि स्टेक होल्डर्स को ये बात मालूम है कि यार ये कंपनी आईएफआरएस फॉर एसएमई फॉलो करती है एंड देयरफॉर सब कुछ डिस्क्लोज नहीं करनी हमारे सामने, तो दिस इंफॉर्मेशन एसिमेट्री कैन लीड टू हायर लेंडिंग रेट्स बाय द बैंक। देखिए, जो बैंक्स होते हैं वो अपने रिस्क को देखते हुए आपका इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं ना। नाउ इन ऑर्डर टू कंपनसेट देम, in order to compensate themselves for any potential credit loss, they will increase your interest rate. I mean, पहले तो समझो कि आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट आईएफआरएस फॉर एसएमई का क्या मतलब है। इकरा इकरा कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई बेहतर था इनको फुल आईएफआरएस ही फॉलो करने देते। अब आप बोल रहे हैं कि भाई क्यों फुल आईएफआरएस फॉलो करने देते? क्योंकि जब आप मार्केट के अंदर ये न्यूज देते हैं ना कि यार ये वाली कंपनी आईएफआरएस फॉर एसएमई फॉलो कर रही है, यानी स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस के सिंप्लीफाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही है, तो उसका नुकसान ये होगा कि जब बैंक्स को पता लगेगा ना कि यार बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं पता। अगर फुल सेट ऑफ आईएफआरएस फॉलो कर रहे होते तो आईएफआरएस 7 का डिस्क्लोजर जाता, इसका डिस्क्लोजर जाता, उसका डिस्क्लोजर जाता, हमें सब कुछ पता लग जाता। अब क्योंकि ये कंपनी बहुत सारी चीजें हमें बता ही नहीं रही, ऑलमोस्ट 90% चीजें तो हमें बता ही नहीं रही, तो बैंक को ज्यादा रिस्क लगेगा ऐसी टाइप की एंटिटी को पैसा देना, तो वो अपना लेंडिंग रेट बढ़ा देंगे। तो आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट वालों का कहना ये, आप छुपाना चाहते हैं आप छुपा लें, लेकिन आपकी केडी बढ़ जाएगी, आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगी, आप देख लीजिएगा आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगी। फिर कुछ लोगों ने आर्ग्यूमेंट दिया, कुछ लोगों ने आर्ग्यूमेंट क्या दिया कि भाई देयर विल बी लैक ऑफ कंपैरेबिलिटी बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आई मीन आप एक बड़ी कंपनी को, इसका मतलब एक छोटी कंपनी से कंपेयर ही नहीं कर सकते भाई। फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी बात बताता हूं, मैं ओबीयू के लिए एक अप्रूव्ड मेंटोर हूं, बहुत सारे लोगों को मैं हेल्प करता हूं ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी की डिग्री पाने के लिए। तो उसमें आपको एक रिसर्च रिपोर्ट लिखनी होती है। रिसर्च रिपोर्ट के लिए आपने दो कंपनीज को चूज करना होता है, एक आपकी प्रिंसिपल कंपनी होती है और एक आपकी कंपैरिजन कंपनी होती है या कॉम्पिटिटर कंपनी होती है। अब अज्यूम कर लें ये वाली कंपनी फुल आईएफआरएस पे रिपोर्टिंग करती है और ये वाली कंपनी फॉर एग्जांपल कंपैरेटिवली थोड़ी सी छोटी है, तो ये आईएफआरएस फॉर एसएमई के अंदर आती है। अब जरा सोचिए, इन दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपस में कंपैरेबल ही नहीं है, दोनों हैं आईएफआरएस ही लेकिन आपस में कंपैरेबल ही नहीं है, क्योंकि वो कुछ करता है ये कुछ करता है, वो बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर रहा है, ये बोरिंग कॉस्ट को एक्सपेंस आउट कर रहा है, वो इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स को कैपिटलाइज कर रहा है, ये फॉर एग्जांपल जो है वो एक्सपेंस आउट कर रहा है, तो दोनों का लाइक विद लाइक कंपैरिजन नहीं हो पाता। तो लैक ऑफ कंपैरेबिलिटी व्हिच इज प्रमोटेड बाय द आईएसबी इटसेल्फ। भाई आप मत लाते ना यार आईएफआरएस फॉर एसएमई, आप लेकर आ क्यों गए? आप लेकर आ क्यों गए? अब आप लेकर आ गए हो तो अब आप ही की वजह से, आप ही की सरगत की वजह से कंपैरेबिलिटी इंपेयर हो रही है, दैट इज रॉन्ग। फिर since not all jurisdictions have adopted IFRS for SMEs, तो आई एम सॉरी लेकिन ये ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। इवन आपको पता है बहुत सारी वो कंट्रीज जिन्होंने फुल आईएफआरएस को अडॉप्ट किया हुआ है, उन्होंने आईएफआरएस फॉर एसएमई को अडॉप्ट नहीं किया हुआ।
उन्होंने IFRS फॉर एसएमई को अडॉप्ट नहीं किया हो। बहुत कंट्रीज हैं जिन्होंने फुल IFRS को तो अडॉप्ट किया हुआ, लेकिन IFRS फॉर एसएमई को अडॉप्ट नहीं किया हुआ। तो जो आपका ये क्लेम था ना कि आप ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, आप ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, आप ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। एक आर्ग्यूमेंट आ रहा है आपके अगेंस्ट। देखिए, जब आप आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट पढ़ रहे होते हैं ना, तो यू हैव टू बी, आपकी आपकी जो दिमाग में मेथोडोलॉजी है ना, जो आपके दिमाग में परसेप्शन है, वो अगेंस्ट होना चाहिए। आपने हर वो बात दिमाग में सोचनी है कि यार जो एसएमईज के अगेंस्ट हो, फुल IFRS की फेवर में हो, एसएमईज के IFRS के अगेंस्ट हो, तभी आप पेपर को आंसर कर पाएंगे। भाई, many have opposed the view of two tier accounting standards। बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल ने ISB की मीटिंग्स के अंदर, मैंने मैंने उसके फीडबैक स्टेटमेंट्स पढ़ी, तो बहुत सारे लोगों ने आर्ग्यूमेंट ये पेश किया है कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ टू टियर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अमीर और गरीब के लिए एक उसूल होना चाहिए। ये हमारा फरमान है भाई, ये हमारा हमारा बिलीफ है, ये अमीर और गरीब के लिए एक कानून होना चाहिए। ये आपने ज्यादती है कि अमीरों के ऊपर तो अजीब फुल IFRS फॉलो करवा दिया, और थोड़े से गरीबों के ऊपर, यानी थोड़े से कम अमीरों के ऊपर, कंपनी खोली हुई तो अमीर तो है ना, तो थोड़े से कम अमीर के ऊपर आप लोगों ने इतना आसान IFRS अप्लाई करवा दिया, और जिसमें 90% का फर्क है, तो ये तो ज्यादती है। तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ टू टियर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बहुत सारे लोगों ने इस अप्रोच के ऊपर आर्ग्यू किया। फिर आपको पता है IFRS फॉर एसएमईज के लिए देयर आर नो स्पेसिफिक इफ्रिक्स अवेलेबल। इफ्रिक्स समझते हैं? इफ्रिक्स का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी, राइट? फुल सेट ऑफ IFRS के लिए ना देयर इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी, जिसका काम क्या है कि अगर आप कभी किसी IFRS को फॉलो करने के अंदर फंस जाए ना, तो आप ये कमिटी से रुजू कर सकते हैं, और वो कमिटी आपको आपके सिनेरियो में इंटरप्रेट करके बता देगी कि यार आपने इस सिनेरियो में किस तरीके से IFRS को फॉलो करना है। अच्छा, ये इंटरप्रिटेशन जो होती हैं ये पब्लिकली अवेलेबल होती हैं। तो अगर मैं कभी किसी ऐसे सिनेरियो में फंस जाऊं जहां मुझे समझ में नहीं आ रहा हो कि यार यहाँ पे IFRS कैसे फॉलो होगा, तो मैं इफ्रिक को जाके पढ़ लूंगा। इफ्रिक की पब्लिकेशंस होती हैं, जब पहली बार पब्लिकेशन हुई तो इफ्रिक 1 कहा गया, फिर दूसरी बार हुई तो 2 कहा गया, फिर तीसरी बार हुई तो 3 कहा गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारी इफ्रिक्स होती हैं। अगर मैं कहीं कहीं फंस हूं तो मैं इफ्रिक जाके पढ़ के अपने आप को बाहर निकाल सकता हूं, लेकिन IFRS फॉर एसएमईज के लिए कोई इफ्रिक्स अवेलेबल नहीं है। तो क्योंकि कोई इफ्रिक्स अवेलेबल नहीं है ना, तो द IFRS फॉर एसएमई इन इटसेल्फ इज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन। अब आपके लिए कोई स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन तो अवेलेबल है नहीं, आपके लिए कोई स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन तो अवेलेबल है नहीं, तो आपको खुद ही अपनी मदद आप क्या करना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। क्लियर होती है बात? ये तो सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन आप लोग हो गए। अब एक और पॉसिबल आर्ग्यूमेंट जो कि अगेंस्ट दिया जाता है IFRS फॉर एसएमई के, भाई वो ये आर्ग्यूमेंट है कि देयर कैन बी सम पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स विद कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स। अब जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती चली जा रही है ना, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस के लिए भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट्स आती चली जा रही हैं। बहुत सारे देशों के अंदर अप टू सम एक्सटेंड NGOs के लिए, नॉन प्रॉफिट सेक्टर के लिए भी, जो कि अक्सर स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस होते हैं, उनके लिए भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं। अब देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट कुछ कह रही हो, लेकिन IFRS फॉर एसएमई की इंप्लीमेंटेशन कुछ और हो। तो देयर आर पॉसिबल चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एंड अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो नेशनल लॉ विल प्रिवेल। अगर नेशनल लॉ विल प्रिवेल तो इसका मतलब IFRS फॉर एसएमई विल नॉट प्रिवेल। तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी जगहों में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आपकी नीड कम हो जाया करेगी। क्लियर होती है बात ये? सो दीज आर पॉसिबल आर्ग्यूमेंट्स दैट आर अगेंस्ट IFRS फॉर एसएमईज। और ये जो IFRS फॉर एसएमईज की जो रिक्वायरमेंट है ना, ये जो आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट है ना, यू शुड नो दीज, मस्ट नो दीज फॉर एग्जाम। लाजिम है आपके ऊपर, यू शुड नो दीज फॉर एग्जाम।
लाजिम आपके ऊपर है, आपके पेपर में आ जाएगा, प्लीज याद करके जाएं इसको। कंक्लूजन क्या निकला भाई, ये सारी बातों से कंक्लूजन क्या निकला? पहले हमें, अगर मैं पढ़े बगैर बोलूं तो हमें ये बात समझ में आ गई कि यार एसएमईज छोटे इदारे होते हैं जिनकी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, तो और वो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू करते हैं। तो अब ऐसी कंपनीज के ऊपर फुल आईएफआरएस को फॉलो करवाना ज्यादती की बात है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये बिजनेस कम करेंगे, फिर अकाउंटिंग ज्यादा किया करेंगे, इनके लिए इतना बड़ा ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा कि वो फुल आईएफआरएस को फॉलो करें। तो उनके लिए एक सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ आईएफआरएस बनाया गया जिसको आईएफआरएस फॉर एसएमईज बोला गया। एक एंटिटी जो कि आईएफआरएस फॉर एसएमई को फॉलो करती है, उसको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो इन इट्स एंटायरिटी आईएफआरएस फॉर एसएमई को फॉलो करे। चेरी पिकिंग इज नॉट अलाउड। आईएफआरएस फॉर एसएमई को फॉलो करने की वजह से बड़े एडवांटेजेस हो जाएंगे भाई। पहली बात तो ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, या आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के स्ट्रक्चर को बेहतर करेगा। सिंप्लीफिकेशंस, फॉर एग्जांपल बहुत सारी सिंप्लीफिकेशंस हैं इसके अंदर। आप इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स को पीएनएल में रिकॉग्नाइज कर लेंगे, आप लोग, आपकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स कम हो जाएंगी, आप गुडविल को और इंटेंजिबल एसेट्स विद इंडेफिनिट यूजफुल लाइफ वालों को 10 साल के ऊपर अमोर्टाइज कर देंगे, आपको बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करना पड़ेगा, आपको आईएफआरएस 5 का डिस्क्लोजर नहीं देना पड़ेगा, आपको आईएस 33 नहीं रिपोर्ट करना पड़ेगा। दीज आर दी एडवांटेजेस। लेकिन जाहिर सी बात है, जहां कुछ फायदे हैं तो वहां हमें कुछ नुकसान भी नजर आते हैं। हमें नुकसान ये नजर आते हैं कि भाई आपने 2 टियर अकाउंटिंग सिस्टम बनाया ही क्यों? फिर आपकी कम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स की वजह से इंफॉर्मेशन एसिमेट्री होगी। इस एसिमेट्री की वजह से आपकी जो आपके लेंडर्स हैं, वो लेंडर्स आपके ऊपर कम रिलाई करेंगे और आपके बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। फिर इसी तरह आप सोचें कि पोटेंशियल चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर पूरी दुनिया के अंदर ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड अभी तक नहीं हुआ है। हाँ, तो दीज आर द पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स दैट वी कैन फेस। तो यही सारी की सारी बातों का कंक्लूजन है। नेवरदलेस वी नो कि आईएफआरएस फॉर एसएमई एग्जिस्ट करता है, सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द फुल आईएफआरएस है, एंड वी नो कि आईएसबी इज करंटली वर्किंग ऑन इट to make it better and better and better, and to possibly avoid conflicts, possibly avoid conflicts. And what IFRS ISB is trying to do right now is that they are trying to make it more principle based. Right now what I believe, IFRS for SME जो है ना, रूल बेस्ड है। ये ना करो, ये कर लो, ये ना करो, ये कर लो, ये ना करो, ये कर लो। हालांकि IFRS की स्पिरिट ये नहीं है। IFRS की स्पिरिट ये है कि वो आपको बता दे कि देखो ये सही होता है, ये गलत होता है, ऐसे सर्कमस्टांसेस में ऐसा कर लेना, वैसे सर्कमस्टांसेस में वैसा कर लेना। कॉस्ट मॉडल होता है, फेयर वैल्यू मॉडल होता है, ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं और आप फिर फेथफुल रिप्रेजेंटेशन को बेस बना के अकाउंटिंग करते हैं। ये है स्पिरिट ऑफ IFRS, जो कि अभी मिसिंग नजर आ रही है IFRS फॉर एसएमईज के अंदर। रूल बेस्ड चल रहा है थोड़ा। तो आईएसबी इज वर्किंग ऑन इट कि इसको किसी तरह स्पिरिट इसके अंदर जगाई जाए और जो लोगों के इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं उन आर्ग्यूमेंट्स को दूर किया जाए और मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग रेगुलेटर्स को खुश किया जाए थ्रू IFRS फॉर एसएमईज। मुझे बताएं, सब लोगों को यहां तक की बात समझ में आती है? आर वी गुड विद इट? मुझे सब लोग कंफर्म करिएगा, सबको बात समझ में आती है? क्योंकि अगर सबको बात समझ में आती है तो वी आर गोइंग टू गो टुवर्ड्स अ क्वेश्चन राइट नाउ। तो सबको बात समझ में आना जरूरी है। ओके है ना?